हाय क्यूटीज, क्या हाल है। हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को देखने के बाद में पॉल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कुछ अपने पुराने वीडियोस को भी कंपाइल कर लिया है एंड ट्रस्ट मी, दे आर गुड इनफ फॉर यू। सबसे कम समय में बहुत अच्छे तरीके से उसमें तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ में फन वे में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ कुछ मीम्स भी तुम लोग को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैं चाह रहा था कि लाइव मैराथन्स हों और सारी वीडियो हम लोग लाइव आकर लें, बट यार देखो, हिंदी के एग्जाम में काफ़ी समय से जाग रहा हूँ मैं, और इस टाइम पर भी करीब 36 घंटों से सोशल के लिए तुम्हारे जाग रहा हूँ मैं। बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है, तबीयत बिगड़ने लग गई है। डोलो वोलो खाकर किसी तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी सुबह हो चुकी है, 5 बज रहे हैं अभी, 5 बज रहे हैं अभी, और रात भर से तुम्हारे लिए यही सारे वीडियोस रिकॉर्ड, एडिट, अपलोड, यही सब चल रहा है। खैर, ये वीडियो आ चुकी है फाइनली। तुम्हें मैंने कहा था कि मैं वीडियो दूंगा। पॉल साइंस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो, और ट्रस्ट मी, इसी वीडियो से तुम्हें कल के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से इस वीडियो को देख लो और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत जरूरी चैप्टर है। आज के समय में तुम्हें इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो आओ देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन जान लो। सोशल रोल्स के आधार पर, उनके एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम लोग जेंडर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सेक्स हम लोगों को पता चलती है कि वो लड़का है कि लड़की, बट वो आगे चल के लड़का बनेगा, मर्द बनेगा, या फिर महिला बनेगा, लड़की बनेगा, ये सोसाइटी डिसाइड करती है। वो कौन कौन से काम कर रहा होगा, किस तरीके का अपना जीवन जी रहा होगा, किस तरीके की उसकी चॉइसेस होंगी, वो सब सोसाइटी डिसाइड करती है और वो उसका जेंडर बनता है। ठीक है, इसके बाद में रिलीजन। रिलीजन होता है जो इंसान अपने सेट ऑफ बिलीव्स को, कल्चरल को और प्रैक्टिसेस को चूज करता है उसे। ये भी बाय बर्थ लोगों को पहले से मिलती हैं। ठीक है, जो फादर और मदर की होती है वही इन जनरल हम लोगों को आगे देखने को मिलती है। इससे जो डाइवर्सिटी है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। अलग लोग अलग रिलीजन फॉलो कर रहे होते हैं तो उनके अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं। ठीक है, और अभी के समय में ये मेजर रोल प्ले करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। कैसे क्या, वो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में कास्ट। कास्ट इज अ सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, कास्ट को हम लोग जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, पीपल ऑफ लोअर कास्ट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति के आधार पर भेदभाव है, ये ऑलरेडी तुम लोग को काफी पता है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वो पॉलिटिक्स में किस हद तक अपना रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, डेफिनेशन। सबसे पहले एक वर्ड देखो, कम्युनलिज्म। ठीक है, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिन पर तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो कम्युनलिज्म क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक कम्युनिटी का व्यक्ति दूसरे कम्युनिटी के व्यक्तियों को गिराना चाहता है। ठीक है, अपने कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश करता है और दूसरे की कम्युनिटी को नीचा गिराने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसे हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या है? यहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है, अपने आप को अच्छा, सुप्रीम समझ रहा होता है। और यहां पर जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, इसमें क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रही होती है और दूसरे रिलीजन के खिलाफ बहुत ही जहर फैला रही होती है या फिर विरोध कर रही होती है। ठीक है, यहां पर एंड में इसका रिजल्ट क्या होता है कि कम्युनलिज्म का एंड रिजल्ट होता है डिमांड फॉर अ सेपरेट रिलीजियस नेशन। ठीक है, जैसा हम लोगों को पाकिस्तान के फॉर्मेशन के टाइम पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि कैसे मुस्लिम लीग आ गई थी मोहम्मद जिन्ना ने, फिर एंड में कांग्रेस से तंग आकर और फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखकर और कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से एक रिलीजियस कंट्री की डिमांड कर दी और हमारा देश टूट गया। ठीक है, अखंड भारत पाकिस्तान में भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो कम्युनल एक तरीके का एग्जांपल में तुम लोग को ये वाला केस देखने को मिल जाता है। द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी लीड्स टू अपोजिशन फ्रॉम अदर, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अगर कोई एक रिलीजन अपने आप को बड़ा साबित करेगा तो दूसरा रिलीजन फिर उसको विरोध करेगा उसका, तो फिर धीरे धीरे करके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। तो ये है बेसिकली कम्युनलिज्म। इसके बाद में
स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया तुम देखो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास में एक पूरी नॉलेज हो, एक रटी रटाई नॉलेज ना हो, क्योंकि इस चैप्टर का जो महत्व है वो तुम्हारी लाइफ से भी है। तो इन सब चैप्टर्स में जो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसको तुम्हें समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। तो इंडियन सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही हुई है, जहां पर पुरुष प्रधानता है, जहां पर मेन जो है वो फैमिली को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। विमेन आर ऑफन डिनाइड बेसिक राइट्स, उनकी जो बेसिक राइट्स है वो भी डिनाई कर दी जाती हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उन्हें फेस करता है इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ। इसके बाद में जो गर्ल्स हैं वो भले ही स्कूल्स में बेटर परफॉर्म कर रही हूँ बॉयज से, जो कि तुम लोग देख ही रहे होगे, तुम्हारे क्लास की टॉपर्स टॉप 5 में गर्ल्स ही होंगी मैक्सिमम, बट फिर भी हायर एजुकेशन में उनको घर के कामों करने के लिए उन्हें वापस घर में ही रख दिया जाता है, और आगे हायर एजुकेशन के लिए ज्यादातर लड़कियां परस्यू नहीं करती हैं, ठीक है। अब तुम्हें भले ये चीज ना दिख रही हो, बट जो भारत है ना वो छोटे छोटे गांवों कस्बों में भी बसता है, तो वहां के जो लड़कियां हैं उन्हें आगे हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं करने दिया जाता। इवन व्हेन विमेन वर्क दे ऑफन रिसीव लोअर वेजेस, ठीक है, इक्वल टू मैन, हाईलाइटिंग द परसिस्टेंट जेंडर पे गैप, ठीक है। तो जब मतलब विमेन जब काम भी करती हैं तो भी उन लोगों को कम पेमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। What have been the consequence of a political expression of gender division in free India? ठीक है, मतलब कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पॉलिटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना, पॉलिटिकली एक्सप्रेस करने को हम लोग पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो विमेन्स ने जब अपने जेंडर डिवीजन को बताया तो उससे क्या असर पड़ा, ये हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा कि हम लोगों को कुछ कुछ कानून देखने को मिले जो विमेन्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या कहता है कि जो मेन है और विमेन है उनमें पे गैप नहीं होना चाहिए, इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला हम लोग को ये देखने को मिला, जब पॉलिटिकली विमेन्स ने अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्रेस किया, तो ये हम लोग को देखने को मिला। 1992 में 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हम लोग को देखने को मिलती है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, ठीक है, पंचायती राज में। समझ में आया? तो 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई हमारी विमेन्स के लिए। उसके साथ साथ में 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 में अभी रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिलता है कि राज्यसभा में 1/3 सीट्स अब रिजर्व रहेंगी विमेन के लिए, ठीक है। और लोकसभा में भी 1/3 सीट हम लोगों को रिजर्व देखने को मिलेंगी विमेन्स के लिए। समझ में आया? तो ये 3 चेंजेस अभी हुए हैं, ये VVI है, ये तुम्हारे एग्जाम में कल आ सकता है, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, तो इनको याद कर लेना, इनको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। पहला है कि अवेयरनेस बढ़ाओ, ड्यूटीज और राइट्स के बारे में अवेयर करो। दूसरा है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को एकदम अच्छे से स्ट्रिक्टली लागू करो, क्योंकि जब विमेन्स को अच्छी पेमेंट मिलेगी, जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वहां पर उनका काम करने में भी मन लगेगा और ज्यादा विमेन सामने आकर काम करेंगी। इट शुड बी लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन द इलेक्शन बॉडीज, ठीक है, कि मतलब जो विमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल बॉडीज में बढ़ाने के लिए लीगली उनको कहना चाहिए कि हाँ, जो रिजर्वेशन है उससे विमेन्स आगे बढ़ें और वहां पर जाकर वो अपना रिप्रेजेंटेशन करें। क्योंकि देखो क्या होता है ना, विमेन्स के लिए लॉ इस वजह से भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में विमेन्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है, 2-3% विमेन्स होती हैं वहां पर, तो वो अपने मुद्दे, अपने बातों को रख नहीं पाती। जो लेडी विमेन सेंट्रिक जो मुद्दे होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा में उठाए ही नहीं जाते, क्योंकि उठाने के लिए वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही नहीं है, विमेन्स ही नहीं है, तो इसी वजह से उनके मुद्दे इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद में आते हैं सेक्युलर स्टेट पर, ठीक है। सेक्युलर स्टेट क्या है? सेक्युलर स्टेट बेसिकली ऐसा स्टेट है, ऐसा जगह है जहां पर जो रिलीजन है उसको स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि नहीं माना जाता है, माना जाता है, लेकिन हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है दूसरे रिलीजन से ऊपर, और हर एक इंसान को ये फ्रीडम होती है कि वो किसी भी रिलीजन को परस्यू कर सकता है, ठीक है, और आजादी के साथ में उसके जितने भी कर्म कांड है, जितने भी कल्चर है, उसको प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है जब तक किसी दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो।
अब यहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकुलर स्टेट में कोई भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ में जो रिलीजियस हार्मोनी है वो भी प्रमोट करने का काम हमारा सेकुलर स्टेट करता है, कि एक दूसरे के रिलीजन के साथ में हार्मनी के साथ में रहने के लिए जो हमारा सेकुलर स्टेट है वो प्रमोट करता है। कास्ट इनइक्वालिटी देखते हैं। कास्ट, जातिवाद, जाति व्यवस्था, ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोशल डिवाइड। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट होते हैं और जो जन्म से आधारित होते हैं, ठीक है। अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलती है। इसी वजह से कुछ सालों में ये मेजर प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, ये रोकता है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि फंडामेंटल राइट्स में कौन सा जो राइट है हमारे इक्वल, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अबॉलिश करता है, ये बताओ, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी कौन सा हमारा राइट है, ये बताओ कमेंट सेक्शन में अभी। अब आओ देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब यहां पर ना कंफ्यूजन तुम में आ जाता है कि बताओ कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, इन दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाते हो और एग्जाम में उल्टा सीधा लिख जाते हो। कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब है कि पॉलिटिक्स में कास्ट का कितना महत्व है, पॉलिटिक्स में कास्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, आओ ये देखते हैं। तो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जब पॉलिटिकल इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उस टाइम पर हम लोगों को जब डेटा मिलता है तो हमें देखने को मिलता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां पर एक कास्ट डोमिनेटिंग। हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ पर अलग अलग कास्ट हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। गली गली में हम लोग को डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल देखने को मिल जाते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई एक कास्ट इतनी डोमिनेटिंग हो कि वहां पर वो वोट दे दें तो फिर जो इलेक्शन है वो जीता जा सके, ठीक है। पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, एक कास्ट के होने के बावजूद ऐसा नहीं होता है कि उस कास्ट के सभी वोटर्स किसी एक ही पार्टी को, किसी एक ही इंसान को वोट दें। उस कास्ट के लोगों में भी दिमाग होता है, वो भी अपने अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन के साथ में अलग अलग लोगों को वोट दे रहे होते हैं। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि जिस इलाके में एक पर्टिकुलर कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो पॉलिटिकल पार्टी भी ये देख के कि अच्छा इस इलाके में अगर मैं इनके कास्ट का कोई व्यक्ति खड़ा करूं तो वो जीतेगा, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई पॉलिटिकल पार्टी एक कास्ट के व्यक्ति को खड़ा कर देती है, ठीक है। मान लो किसी जगह पर यादव बहुत ज्यादा है तो हर एक पार्टी चाहेगी कि वहां पर यादव नाम का कोई व्यक्ति हो, यादव हो कोई, वो खड़ा हो, जिससे कि कास्ट के बेसिस पर भी अगर वोटिंग हो तो उन्हें मिले। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग यादव जी हैं, तो अगर कोई यादव के नाम पर वोट देना चाहेगा तो भी वो उसको 2-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये भी एक फेयर पॉइंट है कि जब हम लोग इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए कई बार सेम कास्ट के लोगों को कई लोग खड़ा कर देते हैं, तो उससे भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, ज्यादा जो रिजल्ट है उस पर फर्क पड़ता नहीं है। दी रूलिंग पार्टीज, एमपीज और एमएलएज हैं, वो इलेक्शन लूज करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कभी भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक जगह पर एक कास्ट का कोई भी व्यक्ति सिर्फ कास्ट के बेसिस पर बहुत समय से खड़ा हो, ठीक है, और जीत रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। चेंज होते रहते हैं, एमपी एमएलए चेंज होते रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग आते रहते हैं। तो अगर कास्ट के बेसिस पर चुनाव जीते जा रहे होते तो हमेशा एक ही कास्ट का कोई व्यक्ति खड़ा होता जिस जगह पे उस कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इन 4 पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कास्ट का जो महत्व है वो उतना नहीं है, कास्ट का जो इफेक्ट है वो उतना नहीं है, कास्ट का इंपैक्ट उतना नहीं है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो, कास्ट कंटिन्यूज टू बी लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस एज इज एविडेंट फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अब ये तुम्हारा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें अपर कास्ट के लोगों के पास में ज्यादा पैसा दिखाया गया है, लोअर कास्ट के लोग ज्यादातर गरीब हैं, इसमें तुम्हें बताना है कि बताओ किस हद तक ये सही है। तो देखो,
एवरेज अगर हम लोग देखें तो अपर कास्ट के लोग, जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो उसमें ज्यादा बेस्ट ऑफ, वेल ऑफ देखने को मिलते हैं, अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन में है। और वहीं दलित और जो भी आदिवासीज हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो काफी खराब कंडीशन में। बट अगर आप डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक कम्युनिटी में, हर एक कास्ट में आपको अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी हैं। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट में अगर अमीर हैं तो सब अमीर हैं, काफी लोग गरीब भी हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा संख्या अमीरों की है। वैसे ही ऐसा नहीं है कि अगर लोअर कास्ट में गरीब हैं तो वो सब गरीब हैं। बस हाँ, अमीर भी हैं बट ज्यादातर संख्या गरीबों की है। ये हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है कास्ट का, वो है, बट इतना नहीं है, वो सुधारा जा सकता है अगर गवर्नमेंट इस पर एक्ट करे तो। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब तक हम लोगों ने देखा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट के अंदर जो राजनीति होती है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अंतर समझो। उसमें हम लोग देख रहे थे कि इलेक्शन में कास्ट का कितना प्रभाव होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कास्ट में किस तरीके की इलेक्शन, किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है। समझ में आ रहा है? कास्ट वाले लोग किस तरीके की अपने ही अंदर में पॉलिटिक्स करते हैं, ये इसमें हम लोग को देखना है। तो देखो, जो ईच कास्ट होता है ना, हर एक कास्ट सोचती है कि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लें, तो वो अपने आसपास की जो नेबरहुड वाली कास्ट होती है उनको भी अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करती है कि आ जाओ तुम भी तो सेम ही हो, अरे तुमने भी भैंस पाल रखी है, तुम भी एक तरीके से यादव ही हो गए। तो वो एक तरीके से अपना पूरा जो कास्ट का जो ग्रुप है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा लोग रहेंगे तो वोट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसे ही जो नए कास्ट ग्रुप्स होते हैं वो अपने आप को कुछ लोग अपवर्ड कहते हैं, कुछ लोग बैकवर्ड कहते हैं, जिससे कि उनका जो एक तरीके से बेनिफिट है वो हो रहा हो। ठीक है, कई लोग जो नए कास्ट ग्रुप को बना रहे होते हैं वो अपने आप को लोअर कास्ट कह देते हैं जिससे कि उन्हें रिजर्वेशन मिल सके, और कुछ लोग सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए लोअर कास्ट से अपर कास्ट में शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स ने दलित और ओबीसी को काफी मदद किया है बेटर एक्सेस लेने में, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, कास्ट के नाम पर दलित और ओबीसी से वोट मांगे जाते थे, तो उन्होंने ग्रुप बनाकर काफी बेनिफिट लिया है अपने लिए काम निकलवाने में। इसके बाद में जो वेरियस कास्ट हैं वो कोलिजन में आ जाती हैं। ठीक है, एक साथ एकजुट में आ जाती हैं। जैसे ब्राह्मण समुदाय का अगर कोई व्यक्ति होगा और आसपास का अगर उसको नेबरहुड कोई कास्ट देखने को मिलता है तो वो एक गुट में आ जाते हैं, जिससे कि सब लोग साथ मिलकर अगर कोई अपना डिमांड रखेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनकी डिमांड उठा रही होंगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो साथ में आने से ज्यादा हो जाएगी, तो जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज में एक डिमांड एजिटेट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी डिमांड करती हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रुक रहा हो, और उसके साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं इन कास्ट के चक्कर में। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन देखो। सपोज अ पॉलिटिशियन सीक्स योर वोट ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, व्हाई इज हिज एक्ट कंसिडर्ड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि अगर किसी ने रिलीजन के बेसिस पर वोट मांगना शुरू किया तो वो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि हर एक इंसान इक्वल बिफोर लॉ है, हर एक इंसान का स्टेटस एक है, उसकी रिलीजियस बिलीव है वो उसके पर्सनल है, और उसके बेसिस पर हम लोग किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं उसको वोट देने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो। अगर कोई करता है तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स कही जाएगी। तो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर जिसमें हम लोगों ने रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बारे में बात करी और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आओ नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। YouTube पर 2-2 घंटे के लेक्चर सुन के बोर हो गए हो क्या छोटे छोटे चैप्टर्स पर? पावर शेयरिंग को जल्दी से कंप्लीट करना है? इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हें 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस चैप्टर को पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें बोर्ड्स में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहले ये होता क्या है? पावर शेयरिंग, जैसा कि नाम बता रहा है हम लोग को कि पावर को शेयर करने को हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं।
अब देखो यार, बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है ना, एकदम इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज, वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप की भाषाएं बोलते हैं। तो अगर पावर किसी एक इंसान के पास रहेगी तो ये हो सकता है कि वो इंसान डिक्टेटर बन जाए, जैसे हिटलर बन गया था ना, वैसे ही अगर किसी एक इंसान के पास पूरी पावर आ जाती है तो वो अपने मन मर्जी काम करने लग जाता है। इसी वजह से हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं, मतलब पावर को एकदम छितरा छितरा कर देते हैं, इधर उधर बांट देते हैं, जिससे कोई एक इंसान के पास पावर ना स्टोर हो जाए बल्कि लोगों में बढ़ जाए। अब 100 लोग एक साथ तो करप्ट हो नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि पावर शेयर कैसे करेंगे। तो यार तुम्हारे बुक में 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दिया गया है। बोले तो मतलब कि किसी भी कंट्री में अगर पावर शेयर करनी होगी तो ये 4 स्टेप से की जाएगी। चलो एक एक देख लेते हैं। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला अपना पॉइंट आता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करते हैं। इसमें हम लोग गवर्नमेंट को एक ही लेवल पर डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि हर एक पार्ट के पास इक्वल पावर रहती है। इसी वजह से तो इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, लेटी हुई लाइन ना। तो एक ही लाइन पर हम लोग जब गवर्नमेंट को बांट देते हैं तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, या फिर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यार तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही हर एक ऑर्गन इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया क्यों कहते हैं हॉरिजॉन्टल और क्यों कहते हैं ऑर्गन। अब देखो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब भैया मैडम जी ने भी मुझे स्कूल में ये बताया था, लेकिन उस टाइम पे कंफ्यूजन थी और मैडम जी से पूछ भी नहीं पाया, और अभी भी कंफ्यूजन है कि होते क्या है। तो सिंपल भाषा में सुन लो कि लेजिस्लेचर में वो लोग आते हैं जो कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी ये लोग रहेंगे वो लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे। फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो रूल्स को इंप्लीमेंट करवाते हैं, जैसे कि पुलिस, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आते हैं। इसके बाद थर्ड आती है अपनी जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, कोर्ट्स, लॉज, जजेस, ये सब अपनी जुडिशरी के अंदर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि कोई मनमानी तो नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये सब कोई मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस का काम जुडिशरी करती है। तो ये बेसिकली 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट हो गए। हॉरिजॉन्टल जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंगल लेवल पर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, तो ये 3 हमारे सामने आते हैं। तो पहला तो वे ये हो गया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब दूसरे पे आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग लेवल बना देते हैं, जिसमें एंड पावर्स को वर्टिकली शेयर कर देते हैं। वर्टिकली शेयर करने का मतलब देखो, वर्टिकली शेयर मतलब कि पावर्स का जो लेवल रहता है वो सब में एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर रहती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर पंचायती राज के पास। और जो कि एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यूनियन पूरे देश को डील करती है, स्टेट वाले सिर्फ स्टेट को डील करते हैं। मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है, क्या बोलूं मैं। फिर पंचायती राज वाले सिर्फ अपने ग्राम को देखते हैं, अपने गांव को देखते हैं। ग्रेट, समझ में आ गया। डिफरेंट लेवल्स में इसमें पावर शेयर होती है और डिफरेंट लेवल की पावर शेयर होती है। पंचायती राज वालों को सबसे कम पावर मिलती है, फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ये समझ में आ गया। सो हम लोग ऐसे भी पावर को शेयर कर सकते हैं। इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से हम लोगों को यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, फिर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज हम लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है, एंड हम लोगों ने सबके कामों को भी डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन क्या काम करेगा। एक दूसरे में कबड्डी खेलना तो है नहीं। इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट जो काम करेंगे वो यूनियन लिस्ट में होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो काम करेंगे वो स्टेट लिस्ट में होता है, और जो दोनों लोगों को मिलकर करनी है वो कंकरेंट लिस्ट में होता है। अब इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फेडरलिज्म चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। वो पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक के ऊपर है, इसी सेकंड पॉइंट ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर है, तो उसको अभी लीव कर देते हैं। ये बस दिमाग में रखो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं, एंड जो कि होते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं अपने थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप या फिर मूवमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है भैया, थोड़ी ये समझा दो, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो, पावर शेयरिंग हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में ही करते हैं, हम लोग पावर्स को सोशल ग्रुप्स को भी देते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को भी देते हैं। सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? देखो यार,
किसी भी कंट्री में, अगर स्पेशली वो इंडिया जैसे अगर बड़ी कंट्री हो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कम्युनिटीज छूट जाती हैं, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में काफ़ी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये सभी रिलीजन और भी कई सारे हैं, तो ये सभी रिलीजन तो इक्वली हमारे गवर्नमेंट में नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ 50% हिंदूज हैं, 50% मुस्लिम है, 50% सिख है, 50% ईसाई, मतलब सबका इक्वल शेयर तो है नहीं। एंड ये सब तो मेजर रिलीजन हो गए। कई ऐसे छोटे मोटे रिलीजन्स भी हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं है, कोई भी सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनका पार्लियामेंट में। तो अब उनका क्या होगा? उनके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो क्या होगा? इसी वजह से उनको भी पावर मिले, इसी वजह से पावर शेयरिंग में हम लोग ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करते हैं, जिसमें हम लोग सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर देते हैं। ये सब ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली इन सब कम्युनिटीज की आवाज उठाते हैं एंड उन्हें न्याय दिलाते हैं। हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को यह हक होता है कि वो लोग मिलकर अपनी आवाज को उठाएं और उनकी आवाज को सुना जाएगा। इतनी उनके पास पावर रहती है। तो हम लोग इस तरीके से भी पावर शेयरिंग करते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज को भी हम लोग ये पावर देते हैं कि वो अपनी बातों को रख पाएं और उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये तो हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो यार, हम लोग ना पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से भी पावर शेयर करते हैं। कैसे? अलग अलग टाइप की बोझा भर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम लोगों के पास, एंड हर एक पार्टी के अपने एजेंडाज हैं, अपने मोटोज हैं, अपनी मांगे हैं, एंड सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक कम्युनिटी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और हर एक कम्युनिटी चुनाव लड़ती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, जीतने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? पावर शेयर ही तो हो रही है। डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज, डिफरेंट टाइप के लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक पावर शेयरिंग ही तो है कि कोई भी आकर कैसे भी जीत सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता है, कोई भी किसी भी मुद्दे को उठाकर उस पर चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग होता है। अब देखो चाइना में क्या है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो डेमोक्रेसी होने के बाद भी वहां पर पावर शेयरिंग नहीं हो पाती, सत्ता सिर्फ एक ही पार्टी के हाथ में रहती है। पर इंडिया में बोझा भर पार्टीज हैं, कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है। तो इससे क्या होता है? पावर शेयर होती रहती है डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पार्टीज के बीच में। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे इस चैप्टर का जो जान वाला क्वेश्चन है ना, वो तुमसे बन गया कि एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसको अंग्रेजी का चमत्कार दिखाकर कैसा भी ये लोग लिख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे पूछ लेते हैं, बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। ये सब तुमसे पूछ लिया जाएगा, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे इस चैप्टर में एक छोटा सा प्यारा सा कन्फ्लिक्ट वाली स्टोरीज भी हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की, उसको समझ लो। तुम लोग सोच रहे थे ना कि ये भैया ये बता क्यों नहीं रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका वाला, तो अब सुन लो यार। श्रीलंका में ना एक कांड हो गया था बहुत बड़ा वाला, जिसमें दो कम्युनिटीज ने आपस में ही मिलजुल कर झोटाझोटी कर ली थी। और क्यों करी थी? क्योंकि वहां पर अच्छे से पावर शेयरिंग नहीं हो पाई। तो चलो पूरी स्टोरी सुन लो जल्दीबाजी में। पहला, बेल्जियम का हम लोगों को केस दिया गया है। बेल्जियम में यार सीन क्या था कि पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग लोग थे और 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। पूरे बेल्जियम की बात चल रही है। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, उसमें 80% फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। मतलब एकदम उल्टा हो रहा है। अब उनका थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट आने लग गया कि हाँ किन के बेसिस पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं, क्योंकि पूरे बेल्जियम में तो डच ज़्यादा हैं लेकिन राजधानी में फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा हैं। तो उन्होंने क्या किया, एकदम सीधा साधा सॉल्यूशन निकाला कि चलो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में 50-50 पार्टनरशिप कर देते हैं। मतलब कि 50% डच स्पीकर्स रहेंगे, 50% फ्रेंच स्पीकर्स रहेंगे। इससे क्या हो गया, दोनों लोगों ने अपने अपने जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो आधा आधा हिस्सा दोनों लोगों को दे देते हैं। एंड वो लोग खुशी खुशी रहने लग गए। मतलब एकदम डिज्नी वाली स्टोरी मूवी हो गई जिसमें कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अब आते हैं अपने मेजर KGF के तरफ, मतलब श्रीलंका वाली स्टोरी की तरफ। इसी में ही कांड होना है। श्रीलंका में क्या होता है कि दो स्पीकर्स थे, सिन्हाला स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे और तमिल स्पीकर थे 18%। ये जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ना, वो मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और तमिल वाले मोस्टली मुस्लिम थे। अब इनके पास भी यही समस्या है कि क्या करें, दोनों को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें।
तो यहां पर सिन्हाला वाले लोगों ने कर दिया कांड और कह दिया 1956 में कि सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब भाई बच गया बवाल कि तमिल वाले थे 18% और उनकी लैंग्वेज को कोई यहां पर भाव ही नहीं दिया जा रहा है, उनकी लैंग्वेज को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। इसी वजह से यार उनमें हो गई मार बहुत जोर वाली और सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में। सिविल वॉर उसे कहते हैं जब किसी भी कंट्री के अंदर आपस में ही लोग भिड़ के लड़ मिट जाते हैं, तो वही हो गया श्रीलंका में और आज तक उसका अंजाम श्रीलंका भुगत रहा है। श्रीलंका में जो हुआ उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। नहीं बाबू कोशिश करो, मेजोरिटेरियनिज्म पहली बार पढ़ने में नहीं बनता, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ो तो बन जाएगा मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। सो ये क्या होता है बेसिकली, जब किसी भी कंट्री में जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी रहती है वो अपनी मनमानी करने लग जाती है और अपने हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने लग जाती है, तो उसे हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यही हुआ था श्रीलंका में। और इसी के साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया है एकदम खत्म। अब एग्जाम में आंख बंद करके जाओ, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर वाला वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें 10-10, 15-15 मिनट में तुम्हारे सारे चैप्टर एक एक करके कंप्लीट हो जाएंगे सोशल साइंस के एग्जाम से पहले। तो देर क्या कर रहे हो यार, 11 में जाने के बाद सब्सक्राइब करोगे क्या चैनल? अभी कर लो, जिससे कि थोड़ा फायदा भी हो जाए। ग्रेट, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड हाँ, एक नया चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक होगी ना तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें 11th क्लास के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंटेंट आने वाले हैं तुम्हारे लिए। मैं बता नहीं सकता हूँ, नॉलेज वाले कंटेंट है, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे अभी घंटों कर रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है पहले ये समझ लो। फेडरलिज्म यार, जब भी हम किसी कंट्री की गवर्नमेंट को 2 या उससे ज्यादा लेवल में बांट देते हैं तो उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कि इंडिया में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रहती हैं, मतलब 3 लेवल में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। पहला है यूनियन गवर्नमेंट, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, जो पूरे देश पे राज करती है। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, जो बस अपने स्टेट पर राज करती है। और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट, जो सिर्फ अपने सिटी और विलेज पर ही राज करती है। अब यार फेडरलिज्म ना 2 टाइप का होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब जहां पर कमिंग है मतलब लोग आ रहे हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, छोटे छोटे स्टेट आते हैं, मिलते हैं और एक नेशन बनाते हैं। जैसे यूएसए में छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग एक कंट्री बन जाते हैं जिससे हमारा वर्चस्व थोड़ा बड़ा रहे, तो छोटे छोटे स्टेट साथ में मिल गए और उन्होंने एक कंट्री बना दी जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूएसए। इसके बाद आता है दूसरा टाइप जो कि है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि एक बड़ी कंट्री अपने आप को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड कर देती है जिससे कि गवर्नेंस में आसानी हो। मतलब कि एक पूरी यूनियन गवर्नमेंट तो नहीं जानेगी ना कि तुम्हारी लोकल क्या क्या प्रॉब्लम है, इसी वजह से कंट्री को स्टेट में भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो जिस कंट्री में स्टेट्स बनाए जाते हैं, एक प्रॉपर कंट्री अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में जब डिवाइड कर देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना इंडिया ही है। हम लोग का इंडिया पहले पूरा आज़ाद था, अखंड भारत था, फिर हम लोगों ने उसमें स्टेट्स बना दिए जिससे कि गवर्नेंस में आसानी हो। ठीक है, मेरे गली का कुत्ता भौंक रहा है यार, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो सॉरी। तो चलो अब बोर्ड्स में तुम्हें ना नंबर लेने के लिए इनके एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। तुम्हारे बुक में साधारण तरीके से 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों को मैंने ट्रिक में बैठाकर दे दिया है, अब उसको याद करने की जरूरत नहीं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल होगा यूएसए। यूएसए कंट्री तो है ही, लेकिन साथ साथ में इसका यू का मतलब हो गया यूएसए, एस का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड और ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। बस याद हो गया। वैसे ही होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के 3 एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसबीआई, एस से स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। तो यूएसए और एसबीआई बस याद कर लो, दोनों तुम्हारा क्लियर है। अब चलो फाइनली फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देख लेते हैं कि आखिर फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। सो पहला फीचर, किसी भी फेडरल कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ रखा है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कहीं कहीं पर लोकल गवर्नमेंट भी बन जाती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा फीचर क्या होता है, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही ग्रुप ऑफ पीपल पर राज कर रही होती हैं, गवर्न कर रही होती हैं। जैसे कि तुम्हारे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट भी राज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी तुम्हें गवर्न कर रही है और लोकल गवर्नमेंट भी है। तो मतलब सभी लोग, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम ग्रुप ऑफ पीपल को गवर्न करते हैं और वो सब अपने स्पेसिफिक काम करते हैं।
अब वो काम क्या रहेंगे, ये थर्ड फीचर में हम लोग को पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसका स्पेसिफिक काम बताती है कि हाँ तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ना उससे ज़्यादा कोई काम करेगा ना उससे कम काम करना है। सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को स्पेसिफिक टास्क दे दिए जाते हैं कि तुम्हें ये काम करने हैं। अब इससे क्या हो जाता है कि सभी की एग्जिस्टेंस बनी रहती है और सभी के पास अपने स्पेसिफिक काम रहते हैं। इसके बाद फोर्थ फीचर ये रहता है कि कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, इनमें में से कोई अकेले फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं कर सकता है, उसमें सबकी सहमति चाहिए रहेगी। कोई अकेले फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ नहीं सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये रहता है कि अगर मान लो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो ऐसे में ये नहीं है कि दोनों मारपीट कर लेंगे, उन दोनों के बीच में आती है जुडिशरी और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है। सिक्स्थ फीचर ये रहता है कि सबके स्पेसिफिक रेवेन्यू सोर्सेज बताए गए रहते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा, उनकी इनकम कहाँ से होगी, क्योंकि पॉलिसीज प्रोग्राम लाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, किस टैक्स का पैसा किस सरकार को मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, जिससे कि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए कि हाँ मुझे टैक्स का पैसा चाहिए, मुझे कम पड़ रहा है। इसके बाद सेवेंथ और आखिरी फीचर है कि भले ही कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, सबका मेन एजेंडा ये रहता है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाया जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है तो वो इंडियन गवर्नमेंट ही है। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को यही बताने लग जाए कि नहीं तुम्हें तो मुझे ही वोट देना है, हम लोग अपना अलग राज्य बना लेंगे, स्टेट बना लेंगे, नेशन बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। सब लोगों को यूनिटी इंटीग्रिटी प्रमोट करनी है और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। सो यही थे 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर से। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, ये जो 7 फीचर्स थे वो हम सब फॉलो करते हैं और यहाँ पर सबके स्पेसिफिक काम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू बताया जाता है। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जो यूनियन और स्टेट मिलकर करते हैं। यूनियन लिस्ट में वो काम होते हैं जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट में वो जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कंकरेंट में दोनों लोग वो काम करते हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, तो इन सब कामों से डील करती है यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सारे काम रहते हैं जो लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के रहते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये सब काम स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट करती है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे काम रहते हैं जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन। सो ये सब काम दोनों गवर्नमेंट मिलकर करते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट कौन से काम करती है इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। 1-2 एग्जाम्पल याद कर लेना कि यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अच्छा, अब यार इंडिया में ना फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें डिसाइड करनी थी, जैसे कि लैंग्वेज कौन से हम लोग बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी। इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी पहले के समय में, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो सभी को रिकॉग्निशन देना इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से हम लोगों ने कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिसाइड की, बल्कि हम लोगों ने 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया, जिससे कि सभी लोगों को उनका रिकॉग्निशन मिल पाए। और जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं वो सब इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं। साथ में हम लोगों ने स्टेट्स को भी अधिकार दिया कि वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर पाए। एंड पहले के टाइम पर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स और पैसे वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवाती थी, उसको भी हम लोगों ने ठीक किया एंड स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के रिलेशन को सुधारा। अब आते हैं यार अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सेंटर से हटा देना। पहले के टाइम पर जब स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ही थी तो वो लोग पावर को अपने हाथ में रखती थी एंड जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें भाव ही नहीं देती थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें भी प्रॉपर मान्यता दी गई और उनके लिए भी कई रूल्स बनाए गए। जैसे कि अब लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शन होना नेसेसरी कर दिया गया था,
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि एससी एसटी या फिर बैकवर्ड क्लासेस से आने वाले लोगों के लिए भी सीट रिजर्व करना मैंडेटरी कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन विमेंस के लिए रिजर्व रख दी गई थी, जिससे कि विमेंस का भी अपना रिप्रेजेंटेशन हो। साथ में चौथा कि हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहे। और फिफ्थ पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर शेयर ऑफ पावर और रिवेन्यू करने के लिए कहा गया कि वो लोकल गवर्नमेंट को भी पैसे और पावर प्रोवाइड करे, जिससे वो भी अपने लोकल काम कर पाए। सो ये हुआ था 1992 में। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये तुम्हारे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में और कंप्लीट करते हैं उन्हें 10-15 मिनट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो तो कब करोगे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल का लिंक है जिसमें तुम्हें इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो वहां पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वो 11th में हेल्पफुल रहेगा। यार एक सेकंड, सबसे पहले मैं तुम्हें एक रियलिटी बता देता हूँ। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन सिर्फ गिने चुने टॉपिक से ही आते हैं, और तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हो ना, ये सैम्पल पेपर में जो 50-50 क्वेश्चन दे दिए रहते हैं, वो यार कोर लेवल पर एक ही क्वेश्चन रहता है। यार तुमने 4 क्वेश्चन लगाए जिसमें था कि हाँ फेडरलिज्म के फीचर्स को एलैबोरेट करो, नेम फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, इलैबोरेट। ऐसे करके यार तुमने 5 क्वेश्चन बनाए, लेकिन कभी भी कोर क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि आखिर फेडरलिज्म के जो 7 फीचर्स हैं जो तुम्हारे बुक में एग्जैक्टली दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। तुम तो यार भटकते रह गए, और एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस तुम मुझ खोजोगे कि यार ये इलैबोरेट वाला क्वेश्चन पता नहीं आया था कि नहीं, मुझे बनाने में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेसिक ही नहीं क्लियर है ना। 7 फीचर्स जो थे वो अगर बस याद कर लो और छोड़ दो सैम्पल पेपर क्वेश्चन बनाना, बस काफी है वो। ठीक है, सैंपल पेपर सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस होती है, पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं। तो चलो अब ज्ञान ज्यादा हो गया, और सो इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी के बर्थडे में पार्टी हो रही होती है तो उसे बर्थडे पार्टी कहते हैं, फेयरवेल में पार्टी हो रही होती है तो फेयरवेल पार्टी कहते हैं, फ्रेशर्स में पार्टी हो रही होती है तो फ्रेशर पार्टी कहते हैं। तो क्या पॉलिटिकल साइंस की क्लास बंक करके पार्टी करने को पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे क्या? सॉरी फॉर दी पीजे। आगे चल के और अच्छे जोक मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लो, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? भांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी है हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को 1 शॉट में कंप्लीट कर रहे होंगे। और यार ये 1 शॉट ना कोरोना वैक्सीन की डोज है, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो को देख लोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज पूरा समझ में आ जाएगा, चाहे कल एग्जाम हो या फिर 1 साल बाद क्यों ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये वीडियो बनाने से पहले एक बार मैं और मोदी जी बैठ के चाय पी रहे थे, तो मुझे पता था कि ये वाला वीडियो बनाना है, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ उन्हीं से साक्षात पूछ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे दिमाग में वीडियो चल रहा था, और फिर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि मोदी जी ये चाय आपने बनाई है? फिर आंसर मिलने से पहले ही मेरी नींद खुल गई, एंड फिर मैंने सोचा कि चलो अब पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन ढूंढ ही लेते हैं और वीडियो ही बनाते हैं। सो अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड टुगेदर बिकॉज दे शेयर कॉमन प्रिंसिपल्स, कॉमन बिलीव्स एंड कॉमन वैल्यूज, एंड दे सीक टू फॉर्म गवर्नमेंट बाय विनिंग इलेक्शंस। अब यार सीधी भाषा में ये पॉलिटिकल पार्टी की हो गई डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि यार पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं, बस कुछ लोगों का ऐसा झुंड है जो साथ मिलकर आते हैं, इनकी सेम आइडियोलॉजीज होती है, इनकी सेम बिलीव होती हैं, ये एक टाइप की मान्यता, एक टाइप की सोच रखते हैं, और ये सब साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं जिससे कि गवर्नमेंट बना सके। सो पॉलिटिकल पार्टी की इतनी पूरी सिंपल डेफिनेशन होती है। समझ में आ गया? सो इसको याद कर लीजिए। अब यार इतना पढ़ते ही एनसीईआरटी हमसे पूछ लेती है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। तो आओ देखते हैं इनके फंक्शंस, जिसे हम लोग फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी कह सकते हैं। और एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स फंक्शन लगभग हर साल एग्जाम में आते ही हैं। बोर्ड्स में नहीं आएगा तो प्री बोर्ड्स में तो आना ही है। सो फंक्शन नंबर 1, फीचर नंबर 1, दे कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने का काम उन लोगों का होता है। सेकेंड, इंट्रोड्यूसेस न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब देखो यार, पॉलिटिकल पार्टी के ना ऐसे जासूस लोग सब इधर उधर फैले होते हैं, तो उनको पता चलता है कि सोसाइटी में दिक्कतें क्या क्या चल रही हैं। जिससे किसी लोकेलिटी में पानी की कमी है, बिजली की कमी है, महंगाई ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी हर इलेक्शन से पहले नए नए पॉलिसीज, नए नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों के सामने कि अगर हम लोग जीतेंगे तो हम लोग ये पॉलिसी लाएंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, फ्री में लड्डू बंटवा देंगे, तुम्हें 10th क्लास में 95% दिलवा देंगे। सो ऐसे ऐसे वादे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सामने रखती हैं जनता के। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू लॉज। यार पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट नए नए लॉज लेके आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही है, तो नए नए लॉज एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ही तो ला रही है। समझे? रिवाइंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट नए नए लॉज लाती है, तो एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी ही तो लॉज ला रही है। अब समझे? सो अब आते हैं फोर्थ फंक्शन पर, जो कि है दे फॉर्म गवर्नमेंट। अब इलेक्शन तो कई पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट भी बनाती है, तो ये भी उनका एक फंक्शन, उनका एक काम हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ फंक्शन होगा दे फॉर्म अपोजिशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतती नहीं है वो अपोजिशन में बैठती हैं और झोटा झोटी करती हैं पार्लियामेंट में। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अपोजिशन अभी कांग्रेस चल रही है। इसके बाद सिक्स्थ फंक्शन होगा पॉलिटिकल पार्टीज शेप्स पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब क्या हो गया? अब यार पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा मैंने कहा ना कि बहुत रिसर्च करती हैं सोसाइटी के अंदर की कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं, तो वो लोग उन दिक्कतों को लोगों के सामने रखती हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर पर पानी की कमी हो रही है और तुमने देखा तुम्हारे पड़ोसी के भी पानी की कमी हो रही है। अब यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा तो बस यही देख पाओगे ना कि हाँ तुम्हारे मोहल्ले में पानी की कमी चल रही है। अब पॉलिटिकल पार्टीज ना तुम्हारा घर, तुम्हारा मोहल्ला तो देख ही रही हैं, वो पूरे स्टेट के मोहल्लों को देखेंगे कि अच्छा हाँ हर जगह पर पानी की कमी चल रही है। तो फिर वो लोगों को बताएंगे कि नहीं यार तुम्हारे ही मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में पानी की कमी है। तो फिर तुम लोग ओपिनियन बनाओगे कि अच्छा हाँ अगर ये दिक्कत है तो हमारा मुद्दा ये होगा इस बार चुनाव का कि पानी की हमारी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। समझ में आया? दिमाग के अंदर गया? तो एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो ये उनके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, इन्हीं की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। खैर कॉमन सेंस में भी हम लोग को पता ही था कि पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है, उन्हें ऐसे ही बाथरूम में फ्लश नहीं कर सकते। अब आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं किसी देश में तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। तो यार इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे पार्टी सिस्टम कहा जाता है। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। एक एक करके लाओ इसको देख लेते हैं। वैसे एक स्पॉइलर दे दूं कि इनके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये क्या क्या है। तो चलो देखते हैं पहले 1 पार्टी सिस्टम को। 1 पार्टी सिस्टम का यार नाम जैसे बता रहा है कि उस देश में एक ही पार्टी होती है और वही बार बार अपने रिप्रेजेंटेटिव बदलती रहती है और वही एंड में सिलेक्ट भी होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइना है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, एंड वही हर साल अपने रिप्रेजेंटेटिव उतारती है। अब 1 पार्टी सिस्टम की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख लो। यार इसकी अच्छाई तो ये है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। जब एक ही पार्टी सर्वाए तो उसका कोई विरोध करने वाला पैदा ही नहीं होता, तो सारे रूल्स वगैरह बहुमत से पास हो जाते हैं। दूसरा, रूलर्स हैव फुल सपोर्ट एंड मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। कोई भी डिसीजन, कोई भी कानून लाने से पहले वहां के लीडर्स को सोचना नहीं पड़ता कि पास होगा या नहीं। उनको पूरा सपोर्ट मिलता है पार्लियामेंट का, क्योंकि सारे उन्हीं के मेंबर्स रहते हैं। अब ये तो रही इसकी अच्छाइयाँ। बुराइयाँ देखते हैं। पहली बुराई ये है कि यार ये डेमोक्रेसी कैसे हुई? डेमोक्रेसी में तो लोग चूज करते हैं ना अपने लीडर्स को, इसमें तो एक ही पार्टी है, वही जो लीडर बता रही है वही हर साल सिलेक्ट हो रहा है, मतलब हर बार सिलेक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट होगा इट्स नॉन डेमोक्रेटिक। दूसरा, इसमें डिक्टेटरशिप के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्टी रूल कर रही है तो जाहिर सी बात है एक टाइम के बाद में वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी। कोई लीडर ऐसा आ जाएगा जो पूरे सिस्टम को ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। सो ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट होगा नो चॉइस फॉर पीपल। इलेक्शन में यार लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहेगी, एक ही पार्टी है, उसी को वोट देना है। अब उस पार्टी ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुना वही जीतेगा, तो इसमें लोगों ने तो नहीं चुना ना कि कौन उनका लीडर होगा। सो ये 3 पॉइंट, ये 3 बुराइयां हो जाएंगी वन पार्टी सिस्टम की। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना, कुछ बोलो तो बोल। अब चलते हैं 2 पार्टी सिस्टम में। जैसा कि नाम बता रहा है कि जिस कंट्री में 2 पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, मेजर चुनाव लड़ती होंगी, उसे 2 पार्टी सिस्टम कहा जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में यार हमेशा 2 बड़ी बड़ी पार्टीज खड़ी होती हैं और उन्हीं में लड़ाई झगड़े के बाद कोई एक पार्टी विनर बनती है। तो चलो अब 2 पार्टी सिस्टम के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो एडवांटेज होगा यार कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब गवर्नमेंट के पास सपोर्ट भी रहता है और थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ करता है। सो एक स्टेबल गवर्नमेंट चलती रहती है। दूसरा, लोगों के लिए चूज करने में आसानी रहती है क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्टीज रहती हैं एंड लोगों के पास ऑप्शन भी रहता है कि दोनों में से किसको जिताएंगे। एंड तीसरा पॉइंट, क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी रहती है तो दोनों जनता के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती हैं, जिससे कि अगली बार उन्हें वोट मिले। अब चलो इसके डिसएडवांटेजेस देख लें। पहला, लैक ऑफ चॉइस, जो कि कॉमन सी बात है कि 2 लोगों में क्या ही चॉइस होगी। दूसरा, ये लेस डेमोक्रेटिक है। अब लेस डेमोक्रेटिक कैसे है? क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी उस ग्रुप के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाती हैं जिनसे ज़्यादा वोट मिलेगा, मतलब मेजॉरिटी की तरफ भाग जाती हैं। तो जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके मुद्दे कई बार छूट जाते हैं। इसी वजह से यूएसए में हर बार जब इलेक्शन होता है तो वहाँ की माइनॉरिटी सड़कों पे उतर के अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। अब आओ देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम को। अब यार इस पार्टी सिस्टम को फॉलो करने वाली कंट्री में झोला भर के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इंडिया में जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है गली गली में। सो इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम का अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। अब आओ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज ये रहता है कि ये ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रहता है, इसमें लोगों को बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि क्योंकि यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो हर इंसान, हर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के मुद्दे उठाए जाते हैं चुनाव में, क्योंकि लगभग सारे मुद्दों को उठाने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी रहती है, चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे मेजॉरिटी का हो। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं। देखो यार इसमें ना इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है। कई बार क्या होता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब गठबंधन की सरकार, 4-5 पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। अब इससे क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है और कोऑर्डिनेशन एकदम अच्छे से बैठ नहीं पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज होगा कि इसमें यार स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि इसमें झोला भर के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सब लोग अपने ओपिनियन बताते बताते इतना टाइम ले लेते हैं कि किसी भी लॉ, किसी भी डिसीजन को पास होने में ही काफ़ी समय बीत जाता है। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो यार यही था अपना पार्टी सिस्टम। इनकी डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सीबीएसई हेडक्वार्टर में प्यून भैया से मुझे पता चला है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब यार देश विदेश की बातें तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखते हैं किसी देश के अंदर किस किस टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, उनका लेवल कैसे रहता है। तो यार पॉलिटिकल पार्टी 2 टाइप की रहती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टी। जैसा कि नाम बता रहा है फिर से कि नेशनल वाली नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ती है और स्टेट वाली स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम लोग को क्राइटेरिया याद होना चाहिए कि नेशनल पार्टी होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और रीजनल पार्टी या फिर कहें तो स्टेट पार्टी होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। अब यार नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया है कि लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% वोट, जितने भी टोटल वोट पड़े उसमें से कम 6% वोट उस पार्टी के फेवर में होने चाहिए, या फिर किन्हीं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट उनके पास होने चाहिए, तब वो नेशनल पार्टी बन सकती हैं। और कम से कम 4 लोकसभा सीट वो जीते हुए रहने चाहिए, तब जाकर वो नेशनल पार्टी कहलाते हैं। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है।
अब स्टेट पार्टी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि स्टेट इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े उनमें में से कम 6% वोट उनके फेवर में होने चाहिए और कम से कम 2 सीट उनके पास होनी चाहिए स्टेट असेंबली में। सो ये हो जाएगा स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया। अब यार तुम्हारे बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पार्टीज के, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के। नेशनल पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं बता देता हूँ, जैसे कि कांग्रेस जो 1885 में स्टैब्लिश हुई थी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है और इंडिया की सबसे पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी कांग्रेस से ही बनी थी। फिर इसके बाद बीजेपी के बारे में पढ़ लो, ये 1980 में स्टैब्लिश हुई थी, ये हिंदुत्व के मुद्दे को उठाती है और ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड करती है। अब यार न्यूज़ चैनल पर जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बीजेपी थोड़े लिखा रहता है, एनडीए यूपीए लिखा रहता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि क्योंकि बीजेपी हर जगह से चुनाव नहीं लड़ सकती है पूरे देश में, इसी वजह से छोटी मोटी रीजनल पार्टी के साथ भी ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और ये लोग कलेक्टिव चुनाव लड़ते हैं साथ आकर। सो इनके ग्रुप को एनडीए कहा जाता है जिसको लीड करती है बीजेपी। वैसे ही सेम कांग्रेस भी हर जगह से नहीं लड़ सकती, इसी वजह से छोटे छोटे रीजनल पार्टी के साथ ये लोग ग्रुप बना के चुनाव लड़ते हैं जिसे यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, समझ में आ गया, नाम डेफिनेशन याद कर लेना। इसके बाद एक और है अपनी नेशनल पार्टी बीएसपी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। ये दलित, एसटी, एससी, ओबीसीज के मुद्दे उठाती है और इसे फॉर्म किया था दलित लीडर कांशीराम ने। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए और इनके जो सिंबल स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उसे भी याद कर लेना। कई बार तुम्हें सिंबल बनाने को दे दिया जाता है या फिर चूज करने के लिए दे दिया जाता है, सिंबल्स तुम्हें याद होने चाहिए। ऐसे ही एक पार्टी है सीपीआईएम जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं एंड एम का मतलब होता है मार्क्सिज्म। सो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करते हैं, उनके आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बुक में सीपीआई और नेशनल कांग्रेस पार्टी भी दी गई है। सीपीआई 1925 में फॉर्म हुई थी, ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी और वो लोग इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने चले गए थे। इनका सिंबल है घड़ी। ग्रेट, तो ये तो रही अपनी मोस्ट फेमस नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी। अब स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक होमवर्क लिख लेना, अपने पेरेंट्स से जाकर पूछो कि तुम्हारे स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलती है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है। तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में भी प्रॉपर दिया गया है स्टेट वाइज की कौन कौन सी स्टेट पार्टी हैं, उनको भी पढ़ सकते हो और एक दो का बस नाम याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर ये तो रहा यार अपना नेशनल लेवल पार्टी, स्टेट लेवल पार्टी और उनके एग्जाम्पल्स वगैरह। दिमाग खराब हो गया ना इतना पढ़ पढ़ के, कोई बात नहीं, हल्की हल्की सांस लो, पानी पियो एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो अगर करते हो तो। और अपने चैप्टर का आखिरी पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्योंकि इतने बड़े लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज डील करती हैं तो उनके अंदर काफ़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो चलो एक एक करके उन दिक्कतों को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है 3 नंबर के लिए। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के, समझा कि नहीं समझा? मायला लगते मेरे को गाना गाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो कुछ बड़े लीडर्स की मनमर्जियां चलने लग जाती हैं कि अच्छा ये काम होगा, ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी चलेगी, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन। कई बार क्या होता है कि एक ही परिवार उस पूरी पार्टी को लीड करने लग जाता है और वही लोग जो कहते हैं वही होने लगता है। एग्जाम्पल तुम लोग को तो मालूम ही है। थर्ड पॉइंट मनी एंड मसल पावर। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जो पार्टी के डिसीजन हैं वो मनी और मसल पावर की वजह से चेंज होने लगते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टी मनी और पावर के इन्फ्लुएंस में आकर गलत रिप्रेजेंटेटिव्स को सीट्स दे देते हैं, जिससे कि सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले लीडर्स आ पाते हैं ऊपर, ना कि अच्छे पोटेंशियल वाले। चौथा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस फॉर दी वोटर्स। क्योंकि कई बार किस इलाके से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में खड़ा होगा इसके डिसीजन मनी और मसल पावर के बेसिस पे होते हैं। इसी वजह से वहाँ की जनता को किसी क्रिमिनल लीडर को ही वोट देना पड़ता है, उनके लिए अच्छे ऑप्शंस नहीं आ पाते हैं। सो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत रहती है और वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी हेल्दी नहीं रहता है। सो यार ये तो रहे चैलेंजेस।
अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन, इन दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या है, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो चलो देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो यार, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई लॉज बना दिए, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। पहले क्या होता था, लोग चुनाव लड़ते थे और फिर चुनाव जीतने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा पैसे देती थी उसके तरफ हो जाते थे, अपनी पार्टी छोड़ देते थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया कि अगर कोई भी लीडर चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सीट अमान्य हो जाती है, फिर वो जीता हुआ नहीं रह जाता है। दूसरा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा उसे अपनी सारी जानकारी, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उसके पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब का हिसाब इलेक्शन कमीशन को पब्लिकली देना पड़ेगा और पूरी जनता को भी बताना पड़ेगा कि उनके पास क्या है प्रॉपर्टी और कौन कौन से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनका एजुकेशन लेवल कितना है। इसका प्रॉपर एफिडेविट बनाकर इलेक्शन कमीशन में सबमिट करना रहता है, जिससे कि लोगों को पता लग पाए कि उनके लीडर्स कैसे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जनरल इलेक्शन होने चाहिए कि कौन लीडर बनेगा उस पॉलिटिकल पार्टी का। एंड साथ साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इनकम सोर्स, अपनी फंडिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन को बताना रहता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहता है। सो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और बेहतर बनाने के लिए। अब तुम्हें एनसीईआरटी में कुछ सजेशंस भी मिल जाते हैं कि अच्छा ये काम करके भी पॉलिटिकल पार्टी को और अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो 1/3 सीट्स विमेंस के लिए रिजर्व रखें, जिससे कि विमेंस के मुद्दे भी उठाए जा सकें। सो यार, यही थे कुछ 4-5 पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को तो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर बाद में बात करते हैं। एंड हाँ, चुटपुटिया दोस्तों को भी शेयर कर दो, उन लोगों को भी यार थोड़ा पढ़ाई वगढ़ाई करवाओ, वो लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हैं। अगर ग्रुप वगैरह है तो उसमें शेयर कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे वीडियोस आ रहे हैं आगे। जब एग्जाम वगैरह आएगा ना तो उसमें तुम्हें काफ़ी प्यारे प्यारे वीडियोस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब अभी कर लो। ज़्यादा वीडियोस नहीं आते हैं, ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये नहीं कि 4-4, 6-6 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं, सारे शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो आते हैं। सो यार, इसी के साथ मोहल्ले में लड्डू पटवा दो कि तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर एकदम धुएंधार तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही जरूरी चैप्टर है, क्योंकि तुम लोग पिछले 3 सालों से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हो और एक ही टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे वो अभी बता देता हूं मैं, ठीक है। इस चैप्टर से बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैं बताता हूं वही हर साल आ रहे होते हैं, तो तुम लोग जान लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। Why is democracy considered better? ये तुम्हें बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, क्योंकि इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स होता है इसमें, और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इसमें एनहेंस किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, improves the quality of decision making, provide method to resolve its own conflict और allow room to correct mistakes। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। ऑलरेडी तुम्हें 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा भी याद होंगे, अगर नहीं है तो इतने पॉइंट्स तो कम से कम याद ही होने चाहिए। ठीक है, आगे जब हम लोग चैप्टर के दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो कर रहे होंगे तो तुम्हें 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टेंशन मत लो। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, गारंटीड तुम्हारे एग्जाम में आ रहा होगा। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट? ठीक है, तो क्या क्यों है? सबसे पहले देखो, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। अकाउंटेबल होता है जो जिससे पूछा जा सके। ठीक है, जवाबदेही हिंदी में अगर इसका हम लोग मतलब समझे तो तुम अपने मार्क्स के लिए अकाउंटेबल हो। ठीक है, अकाउंटेबल मतलब कि अगर तुम्हारे मार्क्स खराब आएंगे या फिर तुम अपने परफॉर्मेंस से बहुत खराब परफॉर्म कर रहे होगे तो तुम उसके लिए अकाउंटेबल होगे, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी, इस वजह से नहीं आया। समझ रहे हो? तो अकाउंटेबल का मतलब ये होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि रिस्पॉन्स करना। जैसे मैं तुम लोगों को कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में सुनो और नोट्स बनाते रहो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के एक लाइन में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और 1 पेज नोट्स बना लो। ठीक है, कि एक पन्ने में तुम्हारे पास में पूरे सोशल का नोट हो। ठीक है, पूरे हिस्ट्री एक पन्ने में हो। तो अगर तुम उसके हिसाब से वर्क करते हो तो मतलब तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो उस चीज का, तो ये होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिव।
और लेजिटिमेट मतलब होता है सही, ठीक है। मतलब रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करके जो चीज होती है वो लेजिटिमेट होती है, ठीक है। अब जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ये तीनों कैसे है ये हम लोग को पता लगाना है। तो देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल कैसे है, क्योंकि जो भी काम इसमें होता है वो सारी काम डिसीजन मेकिंग से लेकर रूलर्स के इलेक्शन तक सारी चीजें सिटीजन्स के सामने होती, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल होती है। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जवाबदेही होती है सिटीजन्स के प्रति। सिटीजन्स कभी भी चाहें तो पूछ सकते हैं कि बताओ आपने ये चेंजेस क्यों किए, आपने ये लॉ लाया तो क्यों लाया। अभी जो किसान बिल कुछ सालों पहले हम लोग को देखने को मिला था, तो गवर्नमेंट से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कि बताओ आपने ये लॉज क्यों लाए, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल थी, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा, ठीक है। और जब गवर्नमेंट को लगा कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने वो कानून वापस ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारा अकाउंटेबल। इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। रिस्पॉन्सिव कैसे है, अभी किसान बिल वाली ही बात करें तो जब लोगों ने विरोध किया तो अपना बनाया हुआ कानून गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से रिस्पॉन्स किया, जो मांग थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फैसले किए और रिस्पॉन्स किया डिमांड्स पर। तो इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिव भी होती है, ठीक है। मान लो कोई नॉर्म्स, कोई लॉज ऐसे हैं जो लोगों को चाहिए, कोई ऐसे नए कानून हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कानून भी बनाती है, ठीक है। कोई पॉलिसीज हैं जो लोगों को चाहिए, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट नॉर्म्स और रूल्स बना रही होती है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है लोगों की डिमांड्स पर। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भी है। लेजिटिमेट कैसे है, जितने भी इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके होते हैं, ठीक है। सभी इलेक्शन की जो पार्टीज जो इलेक्शन में परफॉर्म कर रही होती हैं, खड़ी हो रही होती हैं, वो सब जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो करती हैं, ठीक है। और प्रॉपर वे में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह होता है, सारी चीजें लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो रही होती हैं। तो सारे जब लॉज और सारे नॉर्म्स जब फॉलो होते हैं तब बनती है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है क्योंकि वो प्रॉपर इलेक्शन से बनती है, प्रॉपर नॉर्म्स एंड रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करके बनती है। इसी वजह से सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट होती हैं। अब समझ में आया क्यों है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट और अकाउंटेबल। इतना समझ में आ गया तो इस चैप्टर से तुम्हारा ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आओ चलते हैं 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होता है, जब अगर हम लोग डेमोक्रेसी को पॉलिटिक्स का चश्मा लगाकर देखें, ठीक है, पॉलिटिकली किस तरीके से वहां पर उस देश की स्थिति होती है, तो पॉलिटिकली लोगों को अधिकार मिलते हैं अपने, पॉलिटिकली लोग अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, पॉलिटिकली लोग अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सोशल लेवल पर क्या होता है, सोशली लोग इक्वल होते हैं। राजा का बेटा कोई राजा नहीं बनता है, राजा वही बनता है जो हकदार होता है। तो सोशली लोग इक्वल होते हैं, सोशली लोगों के बीच में हार्मनी होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारी थोड़ी सी डेमोक्रेसी पीछे हट जाती है। क्यों, ये समझो। जो डिक्टेटरशिप होती है ना, मोनार्की होती है, उसमें डिसीजन मेकर सिर्फ एक होता है, डिक्टेटर, मोनार्क। तो वो तुरंत डिसीजन ले लेता है। उससे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि वो क्विक हो जाती है, तो जो प्रॉफिट है, जो वर्क है, वो ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा होता है। अब यहां पर डेमोक्रेसी में एक छोटा सा लॉ पास करवाना है, उसके लिए घंटों घंटों बहस होगी, एक एक सेशन पार्लियामेंट के रखे जाएंगे और बहुत समय तक उसमें बहसबाजी होगी। तो उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। उससे क्या हो जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब आओ डेमोक्रेसी के फेवर और अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फेवर में क्या है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिबेट एंड डिस्कशंस के बाद में होते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को दिखता है कि कौन कौन से लॉज बनाए जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लोगों को दिखता है,
तुम लोग लोकसभा और राज्यसभा टीवी के बारे में जानते होगे, सारी डिबेट्स रिकॉर्ड होती हैं, कोई भी चाहे तो सुन सकता है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति, ठीक है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जिससे कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट कौन से काम कर रही है उसको जान सकता है। इसके बाद में अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स देख लो। ट्रांसपेरेंसी बस नाम की होती है, लोगों को बस बेवकूफ बनाने का काम हो रहा होता है, ठीक है, जो घपले होते हैं, करप्शन होते हैं, वो छुप छुपाकर हो ही जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट कहने को तो अकाउंटेबल है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट अपनी चुप्पी साध लेती है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। मैकेनिज्म कोई ऐसा नहीं है जिससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। कोई अगर 5 साल तक चुना जा चुका है तो वो कुछ भी करे, वो 5 साल तक रह ही जाता है, ठीक है, कितने भी करप्शंस कर ले, कुछ भी कर ले, 5 साल से पहले उसका भांडा नहीं फूटता है। इसके बाद में जो डिसीजन मेकिंग है वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के बेसिस पे उतनी नहीं होती है। कई बार डिक्टेटरशिप भी एक तरीके से सामने आ जाती है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी मनमर्जी के रूल्स बनाने लग जाती है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस? क्लैरिफाई। ऑलरेडी तुमको इसका आंसर पता है, ठीक है। अब आओ आगे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन मतलब होता है साथ लेकर चलना, सोशल डाइवर्सिटी मतलब होता है समाज की विभिन्नताएं, ठीक है, विविधता, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कल्चर को, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग। तो डेमोक्रेसी में यही तो अच्छी बात है कि वो सबको फ्रीडम देती है, डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। डिग्निटी ऑफ विमेन, विमेन को भी वो डिग्निटी और राइट्स देते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको मेक श्योर करती है डेमोक्रेसी। प्रोवाइड बेटर गोल्स, लोगों को जीने के लिए रास्ता दिखाती है कि किस तरीके से वो नेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। पीपल आर मोर पावरफुल, यहाँ पर जो सत्ता है, जो पावर है, वो लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि वो जब चाहें तब अपने जो रूलर है उन्हें बदल सकते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ दी सिटीजंस, यहां पर डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है, ठीक है। लोग फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, जब तक वो किसी और इंसान को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर लोगों को डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार मिलता है। डेमोक्रेसी बाकी कंपैरिजंस में, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर हालात अच्छे होते हैं और पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस अच्छी होती हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, विमेन राइट्स का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, लोगों का, विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में विमेन्स को भी एक तरीके से पार्ट लेने का, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका मिलता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटी पर बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कास्ट इनइक्वालिटीज को इरेडिकेट करने का काम हो रहा होता है, ठीक है। जो भी भेदभाव है वो नहीं हो रहा होता है। यहां पर डेमोक्रेसी हर एक इंसान को अधिकार देती है कि वो सामने खड़ा हो जाए और कहे कि मैं इक्वल हूं, मेरा भी इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी और व्यक्ति का, ठीक है। ये अधिकार, ये बोलने का अधिकार और कोई नहीं देता है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी, ये जो बोलने का अधिकार है ये सिर्फ डेमोक्रेसी में मिल रहा होता है। तो डेमोक्रेसी इस वजह से भी अच्छी है। प्रोवाइड बेटर गोल्स, लोगों को किस तरीके से अपनी प्रॉस्पेरिटी के साथ में, अपनी डिग्निटी के साथ में जीना है, किस तरीके से अपने फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल गोल्स बनाने हैं, उसका अधिकार, उसका फ्रीडम हमारी डेमोक्रेसी दे रही होती है। और वहां पर हमेशा एक स्कोप होता है कि अगर कोई गलती हो तो उसको सुधारा जा सके, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इसी मामले में हमारी बेस्ट है। अब एक क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो अभी मैंने जैसा बताया कि हाँ, पॉलिटिकल और सोशल एंगल से तो अच्छी है डेमोक्रेसी, बट इकोनॉमिक एंगल से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती है डिक्टेटरशिप से। बट फिर भी अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो लॉन्गर रन में डिक्टेटरशिप डूब जाया करती है। एक रिलायबल, एक स्टेबल गवर्नमेंट हम लोग को डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलती है। और भले ही डिसीजन मेकिंग स्लो हो, भले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो, बट स्टेडी होता है। और तुम्हें पता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो डेमोक्रेसी हमारी यहाँ पर जीतती हुई हम लोग को दिखती है। और तुम भी यहाँ पर अपने पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर जीतते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि हमने पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो तुमने इस वीडियो में ना देखा हो और तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे वीडियोस तुम्हारे लिए आते रहेंगे।
1 दिन का समय है, पूरी मेहनत करके हम लोग 100 में 100 ला रहे होंगे। ठीक है यार, मेरी हालत तो खैर पंचर हो चुकी है बिल्कुल, बोलने में मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं पिछले 36 घंटों से मैंने नींद नहीं लिया। उससे पहले तुम्हारा हिंदी का एग्जाम था, उसमें भी नहीं सो पाया था। सोशल के लिए तुम लोगों ने कह दिया सोशल पढ़ा दो भैया, पढ़ा दो, तो उसके लिए रिसर्च में लगा हुआ हूं। इसी वजह से रात दिन जाकर तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूं। हालत खराब हो रही है, बट तुम लोगों का एग्जाम अच्छा जाए वही सबसे बड़ी बात होगी। बाकी एग्जाम के बाद में मिलते हैं, ठीक है? तो जाओ एग्जाम दे के आओ, फिर बात करते हैं।